नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल। आज तक हमने क्या किया है कि जो कक्षा 12 के 2 चैप्टर है वो मैंने विद न्यूमेरिकल 20 वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। और जो कक्षा 3 का चैप्टर है विद्युत विभव, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसके भी मैंने अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बड़े महत्वपूर्ण वीडियो को मैंने अभी आपको बताया है। जैसे लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जो विद्युत विभव होता है V और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो dV बराबर क्या होता है माइनस का E डॉट dr होता है। वो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं यहाँ पर आपको वापस बता देता हूँ कि मैंने बताया था dV बराबर आपका होता है माइनस का E डॉट dr। इसके अंदर हमें एक चीज पता चली है कि देखो, इफ E बराबर मैं 0 कर दूं, यदि मैं E बराबर 0 कर दूं, E को आप क्या बोल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यदि E का मान 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो dV बराबर क्या हो गया, माइनस का 0 डॉट dr। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो जो dV था उसकी वैल्यू आपको कितनी मिली, 0। और हम जानते हैं कि यदि किसी चीज का डेरिवेटिव 0 होता है तो मतलब वो चीज क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो V है वो क्या होगा, नियत होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार यहाँ से निकल के आया कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी स्थान पर 0 होती है तो वहां पर विद्युत विभव क्या होता है, नियत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये मैं आपको आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे सम विभव पृष्ठ। उसके अंदर आपके बड़ा काम आएगा सम विभव पृष्ठ। उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें वापस से बताऊंगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि सिद्ध कीजिए, यदि सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव का मान नियत होगा यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, 0 हो। तो आप क्या करेंगे कि दिया हुआ है E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो dV बराबर कितना मिल गया, 0। और जब किसी चीज का अवकलन 0 प्राप्त हो रहा है तो कहने का मतलब है वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे हमारा हेंस प्रूव हो जाता है कि जो V है वो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो अब आपसे पूछ ले कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो उसका जो विभव होगा वो क्या होगा, नियत होगा। इसका यदि आपसे एग्जांपल मान लिया तो आप क्या बताएंगे कि जितने भी चालक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, कंडक्टर या चालक होते हैं, उन सभी के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, 0 होती है। जैसे मैंने आपको दूसरा चैप्टर था गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि ये हमारा कोई चालक घोड़ा है, जो चालक है, ये मैंने क्या बताया था, चालक है, तो इसके अंदर मैंने आपको 3 जगह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी बताई थी। एक तो इसके बाहर के पॉइंट पर, एक इसके सतह के पॉइंट पर और एक इसके अंदर के पॉइंट पर। तो हमें जो E इनसाइड प्राप्त हुआ था वो यदि आपको याद हो तो वो हमें कितना प्राप्त हुआ था, 0 मिला था। वो क्यों 0 मिला था, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं था, और आवेश नहीं था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो चालक होता है उसके लिए जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपको याद रखना है कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो जब चालक के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, इन्फिनिटी है, तो इसके लिए जो E होगा उसका मान कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि जो E होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको पता है। और हम कह रहे हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की जो विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, चालक के लिए, उसका मान अनंत। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये वाली टर्म रखेंगे 1/∞, और 1 बटे अनंत क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। 0 इस वाली टर्म से मल्टीपल होगा तो पूरा का पूरा 0 हो गया। देन आपको क्या मिलेगा कि E बराबर क्या होता है, 0। तो इसके कई प्रकार के जो मेथड है उससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आज हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो आज ही हम देखने वाले हैं। तो एक बार ये मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर मैं आपको लास्ट के अंदर ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर प्रूफ क्या कराते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन हम इसके अंदर जो ग्राफ होते हैं वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं लास्ट के अंदर। तो वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। और यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, 2 और 3 मैंने लगा दिए, तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, विद्युत विभव का। तो हमारा टॉपिक क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि मैंने क्या कहा है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि यदि 2 आवेश होते हैं, विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, 2 आवेश होंगे। मैंने मान लिया एक आवेश कितना है,
माइनस का क्यू और एक आपका क्या है प्लस का क्यू। ये जो दोनों आवेश है ना ये क्या होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। जब विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताऊं, यदि आपको वापस जैसे मैंने बताई थी पहले चैप्टर के अंदर कि यदि दो समान मान के आवेश है, जैसे एक 5 कूलम है तो दूसरा -5 कूलम है, यदि दो समान मान के आवेश जिनकी प्रकृति एक दूसरे की विपरीत होती है, जैसे यदि एक प्लस है तो दूसरा कैसा है माइनस, ये भी क्यू तो ये भी क्यू, आप ऐसे समझिए कि ये वाला 5 है तो ये वाला भी कितना है 5 है, अंतर केवल इतना है कि ये तो पॉजिटिव है ये क्या है नेगेटिव, इतना सा अंतर और इनमें कोई अंतर नहीं है। इन दोनों आवेशों को यदि मैं एक दूसरे के अति अल्प रख दूं, अति अल्प दूरी पे रखूं, मतलब इन दोनों को पास पास में रख दूं, हम इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो कितनी मानते थे, इन दोनों के बीच की दूरी 2a मानते थे, और ये वाला जो पॉइंट होता था इसको हम क्या बोल देते थे, o बोल देते थे। तो o से इस माइनस q की दूरी कितनी हो जाती है अपनी a, और इस o से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है a। क्यों हो जाती है a, क्योंकि हमने इसको सेंटर पॉइंट माना है, तो जो सेंटर पॉइंट होगा इस पूरी की पूरी दूरी को दो भागों के अंदर डिवाइड कर देगा। तो बात क्लियर है। अब हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसके अंदर दो पॉइंट थे कि एक पॉइंट P होता था वो इसकी अक्ष के ऊपर आ जाता, तो इसको हम क्या बोलते थे अक्ष के ऊपर तीव्रता, इसको हम क्या नाम दे देते थे अक्ष पर तीव्रता। और जो इसका मान हमें प्राप्त हुआ था वो अगर मैं थोड़ा रिवाइज कराऊं तो वो आपको कितना मिला था 2kp/r⁴ और r वेक्टर ये आपको पॉइंट हुआ था। और यदि यही पॉइंट P कहां पर चला जाता था, यहाँ पर चला जाता था, मतलब 90 डिग्री के ऊपर आ जाता था, तो इसको हम क्या बोल देते थे E परपेंडिकुलर बोल देते थे या E निरक्ष बोल देते थे। तो इसकी जो तीव्रता थी वो अक्ष के ऊपर तीव्रता की आधी प्राप्त होती थी, तो इसको हम 1/2 कर दें, आधा कर दें, तो हमें क्या मिला 2kp/r⁴ r⁵। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो जो E परपेंडिकुलर थी इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती थी, E परपेंडिकुलर kp/r⁴। ये मैं आपको जो हमारी लास्ट वीडियो उसके अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। अक्ष के ऊपर विभव कितना होगा, निरक्ष के ऊपर विभव कितना होगा, ये जो दो डेरिवेशन है ये हम आज एक साथ के अंदर देखेंगे। तो वो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो मेन इसका डायग्राम है वही आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद में तो जो डेरिवेशन है वो एकदम सिंपल से आ जाएगी। किस प्रकार कि आप मान लीजिए ये हमारे दो आवेश हैं, ये आपके क्या है यहाँ पर दो आवेश हैं, ये मैंने मान लिया माइनस का क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और इसी प्रकार से जो प्लस का क्यू चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है इस प्रकार से। और ये इसका क्या हो जाता है एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मैं बोल देता हूँ a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी मैं क्या कह देता हूँ a दूरियां हैं, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए 2a दूरी होनी चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव से r दूरी का एक बिंदु लेना है, इस बिंदु को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ये बिंदु P है, और इसकी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी बता दी मैंने r डिस्टेंस है। इस विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु O से r दूरी के बिंदु P पर एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे ये तो परपेंडिकुलर बिंदु है, ये परपेंडिकुलर बिंदु नहीं है, मतलब इसके निरक्ष का बिंदु नहीं है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको 90 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको कुछ एंगल के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये मान लिया ये कोण कितना है, थीटा कोण है, थीटा अनिश्चित कोण है। मेरा मेन मकसद क्या है कि मैं इस थीटा कोण के अंदर इसका जो विभव है वो ज्ञात करूंगा, और इस थीटा के अलग अलग मान रख के मैं एक ही डेरिवेशन के अंदर दो डेरिवेशन करूंगा। यदि मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 रख दूंगा तो ये वाली जो लाइन थी वो कहां पर आ जाएगी, इस पर आ जाएगी। तो वो जो हमारा विभव होगा उसको हम अक्ष के ऊपर विभव ज्ञात करेंगे। और यदि मैं इस थीटा को 90 डिग्री रख दूं तो ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे निरक्ष के ऊपर विभव। इस प्रकार से ये हमारा करना है हमको, इस प्रकार से है ना। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर थीटा। हमें क्या करना है, इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो इन दोनों को आपस के अंदर मिला देते हैं, और इसके कारण जो विभव होगा मैंने मान लिया वो कितना हो रहा है V1 हो रहा है। इसी प्रकार इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विभव है इसको ज्ञात करने के लिए इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, और यहाँ पर मान लिया विभव कितना है V2 है। इतनी बात क्लियर है। एक V1 हो गया, दूसरा क्या हो जाता है आपका V2 हो जाता है। एक आपका V1 है और दूसरा आपका क्या है V2 है। तो आप क्या कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से कि जो बिंदु P होगा उस पर जो परिणामी विद्युत विभव होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बिंदु P पर
कुल विभव जो V होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी आ जाती है समीकरण नंबर 1। अब इनको हम ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखिए कि आप जानते हो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से कि जो V होता है वो कितने के बराबर होता है, KQ बटे R के बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि जो विभव होता है V बराबर कितना होता है, KQ बटे R होता है। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, समीकरण नंबर 2, जहां पर जो K है वो किसको बताता है, जहां K बराबर कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाता है। और अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो वो आपको किस प्रकार से मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और ये जो R है ये क्या बता रही है, P व आवेश के बीच की दूरी, P व आवेश के बीच की दूरी, ये हमको इतनी चीजें पता है। अब आपको देखिए करना क्या होता है, यहाँ पर यदि आप विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, तो आपके पास इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो होनी चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो जाता है, B है। तो देखो यदि ये लाइन इस प्रकार से एकदम परपेंडिकुलर होती तो मैं इसको यहाँ से 90 डिग्री मान के यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और सिमिलरली वो प्रोसेस हम इसके अंदर कर सकते थे, परंतु इस चित्र की ज्यामिति के अनुसार यहाँ पर ये थीटा अनिश्चित कोण बन रहा है और ये हमें पता भी नहीं है कितना है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ज्ञात करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपकी OP लाइन है इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर, इस दिशा के अंदर बढ़ाता हूँ। कौन से बिंदु तक बढ़ाता हूँ, P' बिंदु तक इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जो OP लाइन थी इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, कितनी दूरी तक, P' तक दूरी तक बढ़ाता हूँ। क्यों बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है इस वाली लाइन के सापेक्ष। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लंब डालता हूँ ऐसे, ये वाला मैंने एक लंब डाला तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और सिमिलरली बाहर जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री। हमें अंदर वाले कोण की आवश्यकता है। ये वाला जो लंब है इसको मैं नाम दे देता हूँ M, AM मैंने लंब डाला। तो ये वाला जो आपका डायग्राम होगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, इस बिंदु B से यहाँ पर एक लंब डालूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा N, और इसके अंदर जो कोण बन रहा है बच्चों वो भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। हमें वो वाले दो त्रिभुज चूज करने हैं जो आपस के अंदर शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, त्रिभुज कौन से होंगे, जो एक दूसरे से शीर्ष के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो हमें करना क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि इस चित्र के हिसाब से कि ये वाली जो AP डिस्टेंस है, ये वाली जो AP डिस्टेंस है ये लंब डालने के बाद में अब किसके बराबर हो गई है, इसके बराबर हो गई है, MP के बराबर हो गई है। तो ये जो AP है ये किसके बराबर हो चुकी है, MP के बराबर हो चुकी है। ये जो MP दो टुकड़ों के अंदर टूटी हुई है, देखो कौन कौन सी, OP प्लस कौन सा OM, तो इसको हम क्या कह सकते हैं OM। और आपको ये दिया हुआ है कि OP कितनी डिस्टेंस है, R दूरी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे R, और प्लस नीचे कौन सी दूरी दी हुई है आपको, OM दूरी दी हुई है। अब यदि मेरे पास इस OM का मान हो रहा जाए तो मेरे को क्या मिल जाएगी, AP मिल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। और जब मेरे को AP मिलेगी तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, V का मान, V1 का मान आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। तो ये आप देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, ये हमको यहाँ से देखना है। तो ये जो OM होगा इसका मान आप ये वाला त्रिभुज लीजिए, इस वाले त्रिभुज के अंदर यदि मैं cos थीटा लगाता हूँ, देखिए इस वाले त्रिभुज के अंदर जो cos थीटा होगा आप जानते हैं लाल बट्टे कक्का के फॉर्मूला से कि जो LAL बट्टा KA आता है। तो ये वाला जो दूसरा पॉइंट होगा ये cos के लिए काम आएगा। cos का मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो आपके पास देखिए कर्ण कौन सा है, आधार यहाँ पर आपका जो हो जाता है, ऊपर ऊपर हमें आधार रखना है, तो आधार आपकी डिस्टेंस हो जाती है OM। ये वाला तो आपका आधार हो गया और ये वाला आपका कर्ण हो गया। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो इसको यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो OM का जो मान है वो आपको कितना मिल जाता है, A cos थीटा आपको मान प्राप्त हो जाता है किसका, OM का। और जब आपको OM प्राप्त हो गया तो आप OM का मान यहाँ पर रख के AP निकाल सकते हैं। तो जो आपको AP की डिस्टेंस प्राप्त हुई है
AP बराबर यहाँ पर अपने पास कितना था, R तो था ही, और ओ A प्लस कोस थीटा मैंने और रख दिया, तो ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, A प्लस कोस थीटा। तो जो AP होगा वो कितना मिल गया, R प्लस A कोस थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है अपने पास है, R प्लस का A कोस थीटा। अब मेरे को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये BP दूरी चाहिए, तो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, ये वाला त्रिभुज यहाँ से वाला अप्लाई करूंगा। ये वाला त्रिभुज लेने के बाद में सिमिलरली ये प्रोसेस करूंगा। तो मेरे को देखो क्या करना है, ये वाली पूरी की पूरी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली दूरी मेरे को ज्ञात करनी है। तो लंब डालने के बाद में ये जो BP डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो गई है, इस दूरी के बराबर हो गई है, PN के बराबर हो गई है। तो अब आप PN ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी दूरी के अंदर से कितनी दूरी माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, PN मिल जाएगा। तो R के अंदर से इतनी दूरी माइनस कर दूंगा नीचे वाली दूरी, तो आपको ऊपर वाली डिस्टेंस मिलेगी। तो R के अंदर से देखो सिमिलरली ये वाला मान आएगा वापस A cos थीटा। तो अब क्यों हम क्या कर देंगे, BP के लिए सीधा लिख रहा हूं, BP बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस का A cos थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई यहाँ से, R माइनस का A cos थीटा। ये आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना होगा, यदि थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं इसको वापस बता रहा हूं कि आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहां से एक बार मैं क्लियर कर देता हूं इसको। ये मैंने दूरियां ऊपर लिख दी है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं इस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करूंगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, V1 दिया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, V1 बराबर K माइनस का Q। अब देखो थोड़ा ध्यान दो कि आपकी जो दूरी आई थी वो R और A cos थीटा के अंदर आई थी, वो प्लस भी थी माइनस भी थी। अब इसको याद कैसे करें कि यदि ऊपर साइन देखो माइनस आ रहा है तो नीचे जो डिस्टेंस आएगी वो प्लस के अंदर आएगी, ध्यान रख लेना। यदि ऊपर आवेश माइनस आया है तो नीचे वाली डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा प्लस होगी। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके लिख सकते हैं R प्लस A cos थीटा। यदि ऊपर आवेश क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नीचे जो आप दूरी रखेंगे वो हमेशा आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव के अंदर रखेंगे। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी, R प्लस A cos थीटा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करूंगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कि जो इसको मैंने नाम क्या दिया था, V2 नाम दिया था। तो V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से V2 बराबर हमें मिलेगा K, आवेश कितना है प्लस का Q। अब देखो ऊपर जब प्लस आ गया तो नीचे वाली जो दूरी आएगी वो माइनस के अंदर आएगी। तो R माइनस का A cos थीटा। वापस देख लो, यदि ऊपर नेगेटिव चिन्ह आता है तो नीचे दूरी आएगी प्लस के अंदर, और यदि ऊपर प्लस आता है तो नीचे दूरी आएगी माइनस के अंदर। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि V1 और V2 के मान समीकरण 1 के अंदर रखने हैं, तो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 के अंदर जब मान रखते हैं तो ये जो V था, ये वाला V समीकरण 1 का, ये V बराबर कितना हो जाएगा आपका, V1 का मान कितना है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का KQ, और बट्टे के अंदर दूरी है वो आपको पता है, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगी A cos थीटा, और प्लस लगा के मैंने क्या लिख दिया KQ जब ऊपर प्लस है तो आप आंख बंद करके क्या लिख देंगे, R माइनस A cos थीटा। अब कैलकुलेशन करनी है तो डायग्राम का कोई काम नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये वाली जो लिस्ट, ये वाली इक्वेशन थी, इसको मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ वापस। तो जो V था वो बराबर किसके हो गया आपका, यहाँ से अगर मैं KQ बाहर ले लेता हूँ, देखो KQ इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो मैं इस KQ वाले टर्म को बाहर ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बचा, माइनस का तो रह गया ऊपर 1, माइनस का रह गया ऊपर 1, और नीचे आपके पास क्या बच रहा है, R प्लस A cos थीटा। तो R प्लस A cos
थीटा, और ये वाली प्लस की टर्म एक, और नीचे क्या रह गया आर माइनस ए कोस थीटा, तो आर माइनस का ए कोस थीटा, ये वाली टर्म आपके पास यहां से निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो एलसीएम के थ्रू हल करना है, या आप क्या काम कर सकते हैं कि इस वाले टर्म को थोड़ा पीछे भेज दीजिए, क्योंकि ये माइनस किए, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं प्लस और माइनस के लिए। तो जो v होगा वो कितना मिल जाएगा आपको, के क्यूब, इस वाले टर्म को मैं आगे लेके आया तो ये क्या हो गया आर माइनस का ए कोस थीटा, ये वाले पीछे गई तो माइनस का 1 क्या हो जाता है आर प्लस का ए कोस थीटा। अब देखो सोल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर लिख दीजिए के क्यू, जो बाहर था, जो बाहर वाली टर्म थी उसको बाहर लिख दिया, और नीचे वाली जो दोनों टर्म है इनको आप गुणा के अंदर लिख दो, इन दोनों टर्म को क्या कर दो गुणा के अंदर लिख दो। तो ये मैंने लिख दी आर माइनस की ए कोस थीटा, और गुणा के अंदर लिख दिया आर प्लस ए कोस थीटा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस वाले टर्म को यहाँ लिखो, इस वाले टर्म को यहाँ लिखो, बीच में जो चिन्ह हुए रखना है। मैंने ट्रिक क्या बताई, इन दोनों को नीचे गुणा कर दो, ये आपका एलसीएम हो गया। इस वाले टर्म को यहाँ तिरछा गुणा करो, इस वाले को इधर तिरछा गुणा करो, बीच में माइनस पड़ा रहने दो। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इसको इधर गुणा किया तो ये हो गया आपका आर प्लस ए कोस थीटा, बीच में माइनस, ये वाली उधर गई तो आपको क्या मिल गया आर माइनस का ए कोस थीटा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, ये टर्म वैसे की वैसे पड़ी रहेगी क्योंकि r प्लस ए कोस थीटा प्लस का है, ये माइनस इससे गुणा हुआ तो यहाँ पर आ गया माइनस, और ये माइनस इससे गुणा हुआ तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाता है आपका कोस थीटा। और नीचे देखिए क्या बन जाता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर्व समीकरण आपको याद है a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाओ, इस वाले पूरे पद का स्क्वायर करो, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतनी चीज यहां तक क्लियर है, एक बार इधर वाला क्लियर कर देता हूं मैं। अब आगे देखिए, ये वाला जो पद है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये वाला प्लस का आर है, ये वाला माइनस का आर है, ये दोनों आपस के अंदर क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर v बराबर कितना मिल गया, बार आपके पास पड़ा है के क्यूब, और ये ए कोस थीटा और ये ए कोस थीटा कितना बन जाएगा 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा, और बट्टे के अंदर क्या पड़ा है आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो a दूरी होती है वो r की तुलना में बहुत कम होती है, तो आप गणित की भाषा में इसको क्या लिख सकते हैं कि जो a है वो बहुत ज्यादा छोटा है किसकी तुलना में, r की तुलना में, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो तो और ज्यादा छोटा हो जाना चाहिए किसकी तुलना में, r स्क्वायर की तुलना में। अतः जो a स्क्वायर की टर्म होती है वो किसकी तरफ टेंड्स टू होगी, जीरो की तरफ टेंड्स टू होगी। तो जब जीरो इससे मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस समीकरण हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि जो v होता है वो कितने के बराबर हो जाएगा, के क्यू, ऊपर क्या पड़ा है आपके पास 2a कोस थीटा, बट्टे के अंदर क्या आ जाता है आपके पास r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो q इंटू 2a होता है वो किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, पहले पार्ट के अंदर बता चुका हूं। और p क्या कहलाता है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये वाली वैल्यू इसकी जगह में पुट करूंगा तो देखिए मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा कि जो v है वो किसके बराबर हो जाएगा, k यहाँ पर पड़ा है, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा, और बट्टे के अंदर आपको क्या मिल जाता है r स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब इसके थ्रू हम दो केस लेंगे, यदि थीटा बराबर कितना हो, जीरो, जो आपका यहाँ पर थीटा डिग्री के ऊपर कोई कण पड़ा हुआ था, p बिंदु था, यदि वो इस रेखा के अंदर आ जाए x एक्सिस के ऊपर तो विभव कितना होगा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो विभव कितना होगा, वो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो एक बार इधर वाला मैं डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, देखिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए सबसे पहला जो आपका केस होगा वो आप क्या लिखेंगे, जो केस फर्स्ट है वो हमें क्या कह रहा है कि यदि थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, अर्थात
ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर था थीटा डिग्री के ऊपर, अब ये कहां पर आ गया है, इस बिंदु P के ऊपर आ गया है। थीटा बराबर 0 का मतलब यही हुआ। और इस वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक्स का बिंदु कहते हैं ना। तो इस वाली स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, अर्थात एक्स के बिंदु पर विभव, एक्स के बिंदु पर विभव कितना होगा, v बराबर kp बटे r स्क्वायर कोस 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो कोस 0 डिग्री होता है, कोस 0 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको v एक्सियल कितना प्राप्त हो जाएगा, kp बटे r स्क्वायर। और ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यदि हम केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं कि यदि ये वाला जो P पॉइंट यहाँ पर था वो कहां पर चला जाए, निरक्ष के ऊपर चला जाए। यदि थीटा बराबर कितना हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए, तब कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो V परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाता है, kp कोस 90 बट्टे r स्क्वायर। इससे पूरा का पूरा टर्म गुणा होते क्या हो गया, 0। तो जो V परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको आप क्या कह सकते हैं, जो मिनिमम पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान में बात रखनी है। अब देखिए पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव का मान 0 होता है, जबकि अक्ष के किसी बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का मान kp बटे r स्क्वायर होता है। देन आपसे पूछ सकते हैं कि v और r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचिए। तो आप v और r स्क्वायर का बीच का जो ग्राफ होगा, यहाँ पर अगर मैं v ले लूं और यहाँ पर यदि r स्क्वायर ले लूं, इन दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, विद्युत विभव कम होता जाता है। यदि आपसे P के अंदर और V के अंदर ग्राफ पूछ रहे तो यहाँ पर ले लीजिए V, यहाँ पर ले लीजिए P। ये हो गया आपका इस प्रकार से। यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ेगा तो जो V है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ने का मतलब क्या है, जो P था उसका मान किसके बराबर था, Q इंटू 2a के बराबर था। तो ये तो क्या होती है, अत्यल्प दूरी है, लेकिन जो P है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब P का मान बढ़ा, जब P का मान बढ़ा तो V का मान भी बढ़ा। और इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि जो P है वो किसके साथ बढ़ता है, Q के साथ बढ़ता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जब आवेश का मान बढ़ेगा तो जो विद्युत विभव है उसका मान भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यदि आवेश का मान आप कम कर देंगे तो जो विद्युत विभव होगा वो भी कम हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो आवेश के ऊपर किया गया एक तरीके से कार्य होता है। जब आवेश का मान कम हो जाएगा तो काम हमें कम करना पड़ेगा, काम कम करेंगे तो जो विद्युत विभव होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।